हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिकल दुनिया। आज मैं आप लोगों को एड्जॉर्प्शन के टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें एड्जॉर्प्शन जो अपन कल पढ़ चुके थे, तो उस एड्जॉर्प्शन को अपन जो है दो तरीके से यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं। एक तो इसमें आता है कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, यानी एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन जो कि एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर होता है। अगर हम कंसंट्रेशन की बेसिस पर बात करें तो आपका जो एड्जॉर्प्शन होगा वो दो तरह का होता है। एक तो होता है आपका पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन और एक होता है नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। देखिए, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन में जैसे ये एक आपका एड्जॉर्बेंट है और सरफेस के ऊपर जो है कलेक्शन हो रहा है एड्जॉर्बेट का। एक कंडीशन तो ये और कुछ अंदर भी है। दूसरी कंडीशन आप ये देख रहे हैं, दूसरी कंडीशन अपन ये देख रहे हैं जिसमें अंदर की साइड बल्क में जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन सरफेस पर कंसंट्रेशन जो है कंपैरेटिवली कम है। तो अगर एड्जॉर्प्शन के केस में सरफेस के ऊपर एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन बल्क के कंपैरिजन में ज्यादा हो, ये आपका बाहर की साइड, ये तो हो गया आपका एड्जॉर्बेट, और ये हो गया आपका एड्जॉर्बेंट। तो अगर एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर बल्क के कंपैरिजन में ज्यादा होता है तो इस तरह का जो एड्जॉर्प्शन होगा उसको अपन क्या कहेंगे? पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज हाई देन द बल्क, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। और इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, अगर एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन बल्क में तो हो ज्यादा, एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा हो और सरफेस पर कम हो, तो उस कंडीशन में आपका जो एड्जॉर्प्शन होता है उसको बोला जाता है नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। सरफेस पर कंसंट्रेशन हाई, बल्क में कम, बल्क मतलब अंदर का हिस्सा, तो सरफेस पर हाई हो, अंदर की साइड कम हो तो होगा पॉजिटिव, और सरफेस पर कम हो और अंदर की साइड ज्यादा हो तो उसको अपन कहेंगे नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, एड्जॉर्प्शन जो एड्जॉर्प्शन होता है तो केवल एड्जॉर्प्शन नहीं होता, एड्जॉर्प्शन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी चलता रहता है। करीब करीब दोनों प्रोसेस साथ होते हैं, कहीं एड्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, कहीं एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। जैसे यहां पर एड्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है, सरफेस पर मटेरियल ज्यादा, अंदर की साइड कम है, एड्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है। अगर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस एब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में ज्यादा दिखता है तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। और यहां क्या दिखाई दे रहा है? एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, एब्जॉर्ब ज्यादा हुआ है, एड्जॉर्ब कम हुआ है, तो उसके लिए अपन कह सकते हैं उसको नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन को अपन दूसरे तरीके से क्लासिफाई करने जा रहे हैं। अभी अपन ने पढ़ा था एड्जॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन कंसंट्रेशन की बेसिस पर। अब अपन जो क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में इंटरेक्शन की बेसिस पर। अब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी बेसिस पर आपका एड्जॉर्प्शन जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो कहलाता है इसका फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इसका एक नाम और भी होता है
वान डेर वाल एडजॉर्प्शन। एक तो होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक होता है वान डेर वाल एडजॉर्प्शन। दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, या फिर इसको अपन एक और नाम देते हैं लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल और केमिकल दो तरह का आपका यहां पर एडजॉर्प्शन है। अब अपन दोनों को एक एक करके देखते हैं। यहां पर ये जो अपन क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं ये आपका एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में इंटरेक्शन यानी अट्रैक्शन फोर्सेस की बेसिस पर अपन क्लासिफाई कर रहे हैं। बेटा नाम से क्लियर हो रहा है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के साथ हमने दूसरा नाम दिया हुआ है वान डेर वाल एड्सॉर्प्शन, यानी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो टाइप ऑफ अट्रैक्शन होगा वो टाइप ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा? वान डेर वाल अट्रैक्शन होगा। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो अट्रैक्शन का टाइप आएगा वो अट्रैक्शन का टाइप कौन सा होगा? यहाँ पर वान डेर वाल अट्रैक्शन होगा। अब ये वान डेर वाल अट्रैक्शन जो होता है एक वीक अट्रैक्शन होता है। तो जब अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होते हैं तो उस कंडीशन में जो अट्रैक्शन के दौरान जो हीट एनर्जी बाहर रिलीज होगी जिसको कि अपन बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। जब एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है तो एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होंगे। तो अट्रैक्शन के दौरान क्या होगा? हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। तो उस निकलने वाली हीट एनर्जी को अपन बोलते हैं यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो यहां पर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की जो वैल्यू आएगी, पहला तो इसमें मैंने बताया, इसमें पहला पॉइंट टाइप ऑफ अट्रैक्शन। टाइप ऑफ अट्रैक्शन में कौन सा बताया? वान डेर वाल अट्रैक्शन। दूसरा इसमें एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसकी वैल्यू आती है 20 to 40 किलो जूल पर मोल। यानी अट्रैक्शन के दौरान जो हीट एनर्जी बाहर निकलेगी उसकी वैल्यू क्या होगी? केवल 20 to 40 किलो जूल पर मोल होगी। और ये वैल्यू कैसी होगी? कम होगी। कम क्यों है? क्योंकि वान डेर वाल अट्रैक्शन एक वीक अट्रैक्शन होता है, तो उस दौरान बाहर निकलने वाली एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर बेटा थर्ड पॉइंट आता है कि ये जो प्रोसेस जिसकी अपन बात कर रहे हैं ये प्रोसेस जो होता है ये आपका रिवर्सिबल नेचर का होता है। ये प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब हुआ जैसे सपोज कीजिए कोई आपका एड्सॉर्बेंट है, उस एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन गैस एड्सॉर्ब हुई। एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन गैस एड्सॉर्ब हुई, तो जब डिसॉर्प्शन होगा तो ऑक्सीजन गैस ही वहां से रिमूव होगी। रिवर्सिबल का मतलब जो मैटर, जो मटेरियल एड्सॉर्ब हो रहा है, अगर उसी का डिसॉर्प्शन हो तो उसको अपन बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपका जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन या वान डेर वाल एड्सॉर्प्शन होता है ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। रिवर्सिबल नेचर का मतलब अगर सपोज करें कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन एड्सॉर्ब हुआ है तो रिमूव भी ऑक्सीजन ही होगा, तो तब तो हम उसको कहेंगे रिवर्सिबल एड्सॉर्प्शन। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है, ये जो आपका प्रोसेस होता है ये यूनिवर्सल नेचर का होता है। ये जो आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है ये इसका कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। अब ये स्पेसिफिक क्यों नहीं होता? स्पेसिफिक ना होने का रीजन होता है क्योंकि वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो आपके यूनिवर्सल फोर्स होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है नेचर के किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में इस तरह का अट्रैक्शन हो सकता है। तो जब नेचर के किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में इस तरह का अट्रैक्शन हो पाएगा तो इसका मतलब कोई दो स्पेसिफिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं। किसी भी दो तरह के, कोई भी आपका एड्सॉर्बेट हो सकता है, कोई भी एड्सॉर्बेंट हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, एड्सॉर्प्शन होगा। ये अलग मैटर है कि एड्सॉर्प्शन का अमाउंट कम हो या अमाउंट ज्यादा हो, लेकिन एड्सॉर्प्शन होगा जरूर। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं इस पर टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट की।
अगर हम टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करें तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वैन डर वाल एडजॉर्प्शन जो होता है वो कम होने लग जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी एडजॉर्प्शन का जो अमाउंट होगा उसमें क्या होगी, कमी आएगी। कारण क्या होता है कि वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वैन डर वाल अट्रैक्शन में क्या होता है, कमी आने लग जाती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वैन डर वाल अट्रैक्शन में कमी आएगी, और जब वैन डर वाल अट्रैक्शन में कमी आती है तो इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी कम होगा। टेम्परेचर के कम होने के साथ बढ़ेगा और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ एडजॉर्प्शन कम होगा। प्रेशर का इफेक्ट, इसमें पहले टेम्परेचर की बात कर रहे थे अपन। इट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है, सॉरी ये आपका टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर कम होने के साथ वैन डर वाल एडजॉर्प्शन जो होगा वो बढ़ेगा। इसके बाद अगर अपन बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर में और आपके वैन डर वाल फोर्स में रिलेशन क्या होता है। प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो वैन डर वाल अट्रैक्शन बढ़ता है। अपने को किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए अपन क्या काम करते हैं, टेम्परेचर को तो डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और प्रेशर को बढ़ाते हैं। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, प्रेशर हाई होता है, तो उस कंडीशन में वैन डर वाल अट्रैक्शन बढ़ जाता है और उस कंडीशन में आपकी गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाती है। तो यहां पर प्रेशर को बढ़ा करके वैन डर वाल एडजॉर्प्शन को बढ़ाया जा सकता है या फिजिकल एडजॉर्प्शन को बढ़ाया जा सकता है। इट मींस इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, वैन डर वाल एडजॉर्प्शन में जो है इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ये कुछ बेटा नॉर्मल पॉइंट्स थे। फिजिकल एडजॉर्प्शन में सबसे पहली बात आती है कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में टाइप ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा टाइप ऑफ अट्रैक्शन होगा, वैन डर वाल अट्रैक्शन। अब दूसरी बात आती है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जब किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस पर 1 मोल एडजॉर्ब होता है तो जो हीट एनर्जी बाहर निकलेगी उसे बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स कैसे है, वीक अट्रैक्शन है। जब अट्रैक्शन वीक होगा तो निकलने वाली हीट एनर्जी भी कम होगी, उसका अमाउंट होता है यहां पर 20 to 40 किलो जूल पर मोल। प्रोसेस को बताया रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि यहां पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं है तो जो मटेरियल एडजॉर्ब होगा उसी का ही डिसॉर्प्शन होगा। इस वजह से आपका ये प्रोसेस जो होता है रिवर्सिबल होता है। नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है वो वैन डर वाल फोर्स से जुड़ रहे हैं और वैन डर वाल फोर्स नेचर के किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में अवेलेबल होता है। अमाउंट कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, अलग मैटर है, लेकिन होता जरूर है। फिर टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वैन डर वाल अट्रैक्शन कम होते हैं तो एड्सॉर्प्शन उसी के साथ साथ क्या होगा, कम होगा। और यहां पर प्रेशर के साथ वैन डर वाल अट्रैक्शन बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ जो है आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। अब इसके साथ अपन केमिकल एड्सॉर्प्शन को स्टडी कर लेते हैं। यहां पर देखो केमिकल एड्सॉर्प्शन में नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहां पर हमने बताया टाइप ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल अट्रैक्शन। तो यहां पर टाइप ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा भाई, टाइप ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग होगी। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, इस तरह का कोई भी बॉन्ड यहां पर हो सकता है। अब केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो आपके वैन डर वाल अट्रैक्शन से स्ट्रांग होते हैं। तो वैन डर वाल अट्रैक्शन से स्ट्रांग होने का मतलब हुआ कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा।
कितना ज्यादा होता है यहाँ पर, इसकी वैल्यू होती है 80 to 240 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होता है और कितना होता है 80 to 240 किलो जूल पर मोल, ये कंपैरेटिवली हायर वैल्यू होती है। फिर ये जो प्रोसेस होता है इररिवर्सिबल होता है। इररिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि यहां पर केमिकल बॉन्डिंग हो गई। केमिकल बॉन्डिंग होने का मतलब जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का कांटेक्ट होता है तो सरफेस पर केमिकल कंपाउंड बनेगा। अब जैसे सपोज करें चारकोल है, चारकोल कार्बन का एक मतलब टाइप होता है, एलोट्रॉप होता है। चारकोल की सरफेस के ऊपर सपोज कीजिए ऑक्सीजन केमिकल बॉन्ड से जुड़ा, ऑक्सीजन को हम ये मान के चले कि केमिकल बॉन्ड से जुड़ा, तो कार्बन और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो जब इसमें डिसॉर्प्शन प्रोसेस होगा तो डिसॉर्प्शन के दौरान ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगी, निकलने वाली गैस होगी वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जुड़ तो रही थी ऑक्सीजन और निकल रही है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी जुड़ने वाला मटेरियल और हटने वाला मटेरियल दोनों अलग अलग हो गए। जहां दोनों अलग अलग होते हैं वहां प्रोसेस क्या हो जाता है, इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यहां जुड़ने वाला और हटने वाला मटेरियल सेम था तो रिवर्सिबल। फिर फोर्थ पॉइंट आता है नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। इसको तो हमने बताया नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, नेचर में मतलब कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता, किन्हीं भी पार्टिकल के बीच में हो सकता है। लेकिन बेटा ये कैसा होगा, स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर क्यों? उसका रीजन होता है क्योंकि केमिकल बॉन्ड जो बनता है वो नेचर में किन्हीं भी पर्टिकुलर पार्टिकल के बीच में बनता है। अब सपोज कीजिए अपन किसी इनर्ट गैस को, किसी नोबल गैस को एडजॉर्ब करवाएं, तो नोबल गैस का एडजॉर्प्शन तो हमेशा ही फिजिकल एडजॉर्प्शन या वंडरवाल एडजॉर्प्शन होगा। कारण नोबल गैसेस जो होती हैं वो नॉर्मल कंडीशन में किसी तरह की कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं करती। लेकिन और अगर कोई दूसरा मटेरियल है, दो मटेरियल है जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, अगर कोई दो मटेरियल है जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है तो वहां पर जो एडजॉर्प्शन होता है वो हमेशा कैसा होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन इसके लिए मटेरियल फिक्स टाइप के होने कंपलसरी है। किन्हीं भी दो मटेरियल के बीच में केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो सकती, कुछ पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक मटेरियल के बीच में ही केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है, जिसके कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो स्पेसिफिक इन नेचर। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट। देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। केमिकल बॉन्डिंग के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, यहां पर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनिशियली increases with increase in temperature। इनिशियली तो इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ने पर, बट आफ्टर ए सर्टेन टेम्परेचर इट डिक्रीजेस। स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ा बढ़ता है, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर के बाद ये कम होने लग जाएगा। उसका रीजन है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट। केमिकल बॉन्डिंग के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, एक्टिवेट होना पड़ता है, और एक्टिवेट होने के लिए चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी आती है मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से। और मॉलिक्यूल का कोलिजन होता है टेम्परेचर के
थ्रू क्रिएट होने वाली काइनेटिक एनर्जी से। तो स्टार्टिंग में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन्स बढ़ने से मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, और मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर अपन सपोज करो टेम्परेचर लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं तो क्या होगा, एक फिक्स टेम्परेचर के बाद, एक डेफिनेट टेम्परेचर के बाद वही टेम्परेचर या वही हीट एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करने में काम आने लग जाती है, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। और जब केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इसका मतलब रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बढ़ने लग जाएगा और रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होने लग जाएगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा सा यहां पर डिफरेंट है। स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ा हुआ टेम्परेचर आपके मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन एक डेफिनेट टेम्परेचर के बाद अगर अपन और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है, कम होने लग जाता है। क्यों कम होने लग जाता है भाई? क्योंकि उस कंडीशन में वहां पर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वही हीट एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग को ब्रेक करने लग जाती है। अब इसके बाद में जो है 6 पॉइंट आता है, यहां पर अगला पॉइंट आता है प्रेशर का इफेक्ट। देखिए यहां पर तो प्रेशर का इफेक्ट फिक्स था कि प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में प्रेशर का इफेक्ट जो होता है फिक्स नहीं है। कुछ केमिकल रिएक्शंस में प्रेशर बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती, कुछ केमिकल रिएक्शन में प्रेशर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन में कमी आती है, और कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है जिन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट होता ही नहीं। तो प्रेशर का यहाँ पर कोई फिक्स इफेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, मतलब ये डिपेंड करता है रिएक्शन के नेचर के ऊपर। रिएक्शन टू रिएक्शन प्रेशर का इफेक्ट डिफरेंट होगा, लेकिन यहां पर जो है प्रेशर बढ़ने के साथ साथ आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो इस तरह से अपन यहां पर इसमें केमिकल एड्सॉर्प्शन में और फिजिकल एड्सॉर्प्शन को पढ़ सकते हैं, इनके डिफरेंस को भी निकाल सकते हैं। यहां पर एक डिफरेंस अपन और बढ़ा सकते हैं, यहां पर किसी तरह की कोई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा। केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एक और बढ़ाया जा सकता है, जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो सरफेस पर प्रोडक्ट बनेगा, कंपाउंड बनेगा। यहां पर सरफेस कंपाउंड बनते हैं, सरफेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन होगी तो कंपाउंड बनेगा। यहां सरफेस कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, जब केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी तो सरफेस कंपाउंड भी प्रोड्यूस नहीं है।